So, hello everybody, welcome to the anthropological theories. So, in the previous lecture, we have already done with the cultural materialism. हमने cultural materialism जो है वो हमने already कर लिया था. And so हमने देखा था कि कैसे आपके पास जो है वो मेरविन हैरिस एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो एक साइंस ऑफ कल्चर की तरह जो है वो सामने रखते हैं, और आपके पास जो है वो फ्रांस बोआ की जो हिस्टोरिकल अप्रोच है उसको वो कहते हैं कि वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है. हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का मतलब क्या है कि ये एक हिस्ट्री मेनिया है जो कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर चल रहा है, जो कि फ्रांस बोआ ने चला रखा है. तो वो कहते हैं कि फ्रांस बोआ जो हैं वो और कुछ देख ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ हिस्ट्री 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 करे जा रहे हैं, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म. ठीक है, कि आपके पास वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हिस्ट्री को देखते जा रहे हैं. तो आपके पास जो है वो कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, इन चीज़ों को जो है वो समझाता है, बताता है. फिर हम आगे चलते हैं आपके पास पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर. तो इस क्लास के अंदर हम जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात करेंगे. पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आपके पास मेरविन हैरिस प्योरली साइंस के अंदर जो है वो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी को रखना चाहते हैं, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को प्योरली ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो है वो रखना चाहता है. ठीक है, तो आपके पास जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को प्योरली ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो है वो रखता है. ठीक है, सो before we start our discussion that how this happens, etc., if you want to download the PDF file, then you can visit the O2IS Academy app. आप O2IS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो है वो इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके अंदर जो है वो आप इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. इन दी रिसोर्स सेक्शन यू विल हैव दी फाइल्स. जो भी आपके पास ये इस कोर्स की फाइल्स हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. देन दी पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना एम्फोसिस रखता है. दो चीज़ें कौन सी हैं? पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है पर्सनल बायसेस. ये दो चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन और दूसरा है पर्सनल बायसेस. वो कहते हैं कि एक इंसान कितना मर्जी कल्चरल रिलेटिविज़म चला ले, जो मर्जी कह ले एक इंसान, लेकिन वो जो है वो अपनी पर्सनल बायसेस को पीछे नहीं छोड़ सकता. उसकी पर्सनल बायसेस हमेशा जो है वो उसके साथ रहेंगी. बिकॉज वो अपनी पर्सनल बायसेस को पीछे नहीं छोड़ सकता, तो वो जो भी जिस भी तरह का वो इंटरप्रिटेशन करेगा कल्चर का, वो जो है वो आपके पास गलत होने वाला है. यहाँ पे मलिनोस्की का एग्जाम्पल कोट किया जाता है. मलिनोस्की पार्टिसिपेंट्री ऑब्जर्वेशन करते हैं, इतने साल जो है वो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर जो है वो रहते हैं, लेकिन जब उनकी डायरी जो है वो लीक हो जाती है, तो डायरी को जो है वो आपके पास कहा गया है कि क्लिफर्ड ग्रीट्स ने उस डायरी के ऊपर लिखा है, अपना रिमार्क किया है दैट दिस इज़ ग्रॉस एंड टायरसम. ये घटिया है और सब थका देने वाली है इसकी रीडिंग, कि इतनी गंदी जो है वो उन्होंने मलिनोस्की ने जो है वो इतनी गंदी भाषा जो है वो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के लिए जो है वो लिखी है. तो यानी कि वो जो अपना माइंड सेट है वो तो भाई अपने साथ लेके चले. ठीक है, तो अपना जो भी माइंड सेट है वो इंसान अपने साथ लेके चलता है, उसको पीछे नहीं छोड़ सकता. सो आप जो भी उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, जो भी उस कल्चर का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, वो कल्चर का इंटरप्रिटेशन आपके पर्सनल बायसेस से भरा हुआ होगा. ठीक है, तो आपको जो है जो आपका फोकस होना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर होना चाहिए, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए. सो इसके ऊपर काम किया है जेम्स क्लिफर्ट ने, जॉर्ज ई मार्कस ने, स्टीफन टाइलर ने. ठीक है, इसके कुछ हाइपोथेसिस और बेसिक प्रिंसिपल. पहला है आपके पास हाइपोथेसिस, वो ये कहता है दैट यू शुड नॉट स्टडी, और आपके पास जो है वो द कंसेप्ट ऑफ द कल्चर इट इज़ हाईली यूरोसेंट्रिक. जो आपके पास कल्चर का कंसेप्ट है वो बहुत यूरोसेंट्रिक हो चुका है. पहला इसका हाइपोथेसिस ये है.
इस हाइपोथेसिस को सब्सटेंशिएट करने के लिए वो लिमेंट कस्टम का जो है वो एग्जाम्पल देते हैं। लिमेंट कस्टम क्या है? रिचुअलाइज्ड वीपिंग। जब किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो, तो एक बार जो है वो खूब रोया जाता है। ठीक है, जो आपके पास ठीक बैठा हो उसको भी जो है वो रुला दिया जाता है। ठीक है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। इसको रिचुअलाइज्ड वीपिंग और लिमेंट का कस्टम जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे सोशलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस कस्टम को, इस कल्चरल कस्टम को जो है वो बैकवर्ड कहा है, दैट दिस इज द बैकवर्ड कस्टम। ठीक है, तो आपके पास जो है वो विल्स कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है इसके क्या साइकोलॉजिकल मायने हैं, इसके क्या जो है वो साइंटिफिक मायने हैं, उसको देखे बगैर मॉडर्निटी की लहर ने, मॉडर्निटी के चलते जो है वो इस रिचुअलाइज्ड वीपिंग को जो है वो हमने बैकवर्ड कस्टम की तरह जो है वो बता दिया है, बैकवर्ड कस्टम की तरह जो है वो हमने लिख दिया है। तो जब हम जो है वो इस चीज़ को, इस रिचुअलाइज्ड वीपिंग को बैकवर्ड कस्टम की तरह लिख देते हैं, तो हम जो है वो अपनी कल्चर्स को, कुछ कल्चर्स को सुपीरियर बना देते हैं, कुछ कल्चर्स को जो है वो हम इन्फीरियर बना देते हैं। तो इस तरह से यूरोप ने अपने आप को सुपीरियर बना दिया और बाकी जो आपके पास कल्चर्स हैं उसको जो है वो इन्फीरियर कर दिया। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज द मेटा नरेटिव्स। मेटा नरेटिव्स, दिस कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय लॉरेंस कुजनर। लॉरेंस कुजनर कहते हैं, मेटा नरेटिव्स के अंदर बात करते हैं दैट देयर आर सर्टन ग्रैंड नरेटिव्स दैट आर क्रिएटेड। कुछ ग्रैंड नरेटिव्स जो है वो आपके पास क्रिएट किए जाते हैं, जैसे अमेरिकन ड्रीम। ठीक है, तो अमेरिकन ड्रीम का जो नरेटिव है वो किसने पकड़ लिया? मीडिया ने पकड़ लिया और उसको इतना ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया कि हर कोई जो है वो अब अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिकन ड्रीम को लिव करना चाहता है, उसको जीना चाहता है। देन आपके पास पॉलीवोकैलिटी का प्रिंसिपल। पॉलीवोकैलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि दैट देयर एग्जिस्ट मल्टीपल लिजिटिमेट वर्जन्स ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ के, सच के बहुत सारे वर्जन्स हैं और कोई भी सच जो है वो पूरा नहीं है, कोई भी सच जो है वो कंप्लीट नहीं है। नो ट्रुथ इज कंप्लीट। एवरीबडी इज सीइंग वर्ड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। अपना अपना पर्सपेक्टिव लेके हर कोई चल रहा है। तो पॉलीवोकैलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको बस डॉक्यूमेंट करना है, सामने वाले के सच को इंटरप्रेट नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करो, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन लिखो। फिर उसके बाद पावर। द कंसेप्ट ऑफ पावर एज पर फुको, इट शुड बी द मेजर फोकस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बिकॉज फुको मानते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो अपने हिसाब से जो है वो कल्चर को, कल्चर के अंदर जो मॉरल्स हैं, मॉरल्स को अपने हिसाब से जो हैं वो चैनलाइज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर का कंसेप्ट जो है वो आपके पास मिशेल फुको ने दिया। तो मिशेल फुको के अंदर जो है, मिशेल फुको जो है वो पावर को इसी तरह से बताते हैं कि आपको अगर ये देखना है कि कल्चर के अंदर क्या सही है क्या गलत है, तो आप जो है वो पहले पावर को देखो कि पावर किसके पास है। अक्सर मिशेल फुको कहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो कल्चरल मॉरल्स को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो बना लेते हैं। अ ह्यूमन बीइंग टर्न्स हिमसेल्फ इनटू सब्जेक्टिव। वो अपने आप को, जो पावरफुल लोग हैं वो अपने आप को सही बना लेते हैं और बाकी लोगों को जो है वो गलत कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल हेमिस्फीयर के अंदर देखी जा सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर देखी जा सकती हैं, सेक्सुअलिटी के अंदर देखी जा सकती हैं। देन रेडिकल स्केप्टिसिज्म, और इन द रेडिकल स्केप्टिसिज्म they advocate that everyone should be skeptic of everything that is around them. Question everything. हर चीज़ को क्वेश्चन करो। अगर आपको सच जानना है, अगर आपको डीकंस्ट्रक्शन करना है, अपने दिमाग के अंदर जो बायसेस आप रखे हो आप, अगर आपने उन चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करना है तो स्केप्टिसिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेडिकल स्केप्टिसिज्म। हर चीज़ को जो है वो आप क्वेश्चन करो। देन रियलिज्म। मार्कस एंड फिशर ने जो है वो रियलिज्म के ऊपर ये बात कही है दैट रियलिज्म इट इज़ द मोड ऑफ राइटिंग दैट सीक्स टू रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड और फॉर्म्स ऑफ लाइफ।
ठीक है, या तो वो आप जो है वो पूरी दुनिया को जो है, पूरी दुनिया की रियलिटी या फिर जो है वो फॉर्म्स ऑफ लाइफ को आप डिपिक्ट करते हो। रियलिज्म के अंदर आपके पास जो है वो रियलिटी की बात होती है, आइडियाज़ की बात नहीं होती, रियलिटी की बात होती है। और रियलिटी कहाँ पे छिपी हुई है, रियलिटी कहाँ पे है? रियलिटी इज इन हिस्ट्री। आज जो है इट इज़ जस्ट एन आइडिया, टुडे इज जस्ट एन आइडिया, द हिस्ट्री इज रियलिटी। हिस्ट्री जो है वो है रियल। तो हिस्ट्री को समझने के लिए आपके पास जो है अलग अलग मेथडोलॉजीज जो हैं वो अपनाई जाती हैं। जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है वो जनरली पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो हिस्ट्री का करते हैं। ठीक है, तो आपके पास रियलिज्म, देन रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म का मतलब क्या है कि हर एक कल्चर के अंदर जो है वो आपके हर एक कल्चरल पैटर्न जो है वो इक्वली वैलिड है। देन सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, यू विल ऑलवेज ट्राई टू क्वेश्चन योर सेल्फ। आप अपने काम को, आप अपने आप को जो है वो बार बार क्वेश्चन करते रहोगे कि आपके काम के अंदर जो है वो कोई जो है वो इनिशियल बायसेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। देन व्हाट आर द मेथडोलॉजीज? सो द फर्स्ट मेथडोलॉजी इट इज़ द डीकंस्ट्रक्शन। Deconstruction, it involves demystifying of the text to reveal the internal arbitrary hierarchies or the presuppositions. तो वो कहते हैं कि हर एक टेक्स्ट को पढ़ो एंड रीड इट विद स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म से हर एक टेक्स्ट को पढ़ना है आपने। सॉरी जब आप हर एक टेक्स्ट को स्केप्टिसिज्म से पढ़ोगे तो आप जो है वो इस चीज़ को देख सकोगे कि कहाँ पे मेरी प्री सपोजिशंस काम कर रही हैं, कहाँ पे जो है वो मेरी जो है वो आर्बिट्रेरी हायरार्कीज़ काम कर रही हैं, कहाँ पे जो है वो किसी सामने वाले ने जो है वो किसी चीज़ को बड़ा लिखा है किसी चीज़ को जो है छोटा लिखा है। तो दिस इज़ द डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है उसको आप क्वेश्चन करोगे और उसको बार बार जो है वो क्वेश्चन करके उनके अंदर जो आपके पास बायसेस मिलेंगे उनको जो है वो आपने डीकंस्ट्रक्ट करना है, उनको जो है वो आपने स्ट्राइक आउट करना है। देन इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन। इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन इट मीन्स अ नरेटिव दैट सेंटर्स अराउंड और दैट द सेंटर्स अराउंड लिसनिंग एंड टॉकिंग विद अदर्स। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू डॉक्यूमेंट समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू क्रिएट अ सेल्फ, द सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हो तब आप उसके अराउंड एक सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो आप क्रिएट कर देते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप उनके साथ मिलते हो, आप उनके साथ जो है वो बैठते हो, उनके साथ बातें करते हो, धीरे धीरे आप एक जो है सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है एक, जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तब आप जो है वो सेंस ऑफ सेल्फ से जो है वो बात करते हो। उस सेंस ऑफ सेल्फ से जो है वो बात करो और फिर जो है वो जो भी आप देख रहे हो उनको जो है वो एक मीनिंग दे दो। ठीक है, सो दिस इज द इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन। इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन इट मीन्स द नरेटिव दैट सेंटर्स on listening to and talking with others, as there is no final meaning of any particular sign, no notion of the unitary sense of text, no interpretation can be regarded superior to any other. ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक सेंस ऑफ सेल्फ बनाओ, जो भी आपने करना है वो सेंस ऑफ सेल्फ से जो है वो आप कीजिए। और इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन अगेन इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव काइंड, वहाँ पे भी जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन जो है वो सामने रखी जाती है, आगे रखी जाती है। देन द पोस्ट मॉडर्निज्म इट रिकमेंड्स नीदर द सेल्वेज, ना ही आप सेल्वेज एथनोग्राफी करोगे मलिनोस्की वाली, या फिर आपके पास जो है सेल्वेज एथनोग्राफी करोगे जो कि पहले की थी मॉर्गन वगैरह ने की थी। ठीक है, तो वो आप सेल्वेज एथनोग्राफी भी नहीं करोगे, आप जो है वो इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी भी नहीं करोगे, क्लिफर्ड ग्रीट्स वाली एथनोग्राफीज भी नहीं करोगे, बट यू विल हैव द पोइटिक एंड नॉवल लाइक एथनोग्राफी। तो आप जो है वो पोइटिक और नॉवल लाइक एथनोग्राफी जो है वो करोगे। तो आपके पास पोइटिक और नॉवल लाइक एथनोग्राफी के अंदर जो है, पोइटिक एथनोग्राफी के अंदर जो है वो आप जो है वो डायलॉग लिखोगे, जो नेटिव्स के साथ आपके जो है वो डायलॉग्स हुए हैं। सिमिलरली नॉवल लाइक एथनोग्राफी के अंदर भी आप जो है
हूबहू जो कन्वर्सेशंस जो हैं वो उन नरेटिव्स के साथ आपके साथ जो है उन नरेटिव्स ने आपके साथ की हैं, उन कन्वर्सेशंस को जो है वो हूबहू लिखोगे, उन डायलॉग्स को जो है वो आप हूबहू लिखोगे। जैसे आपके पास लारा बोहनर ने अपनी किताब द शेक्सपियर इन द बुश के अंदर लिखा है। आई थिंक इट इज़ ऑन द तिव ट्राइब, वो तिव ट्राइब के ऊपर है, नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तो इनकी जो किताब है वो तिव ट्राइब के ऊपर है। तो उन्होंने बिल्कुल नॉवल लाइक एथनोग्राफी लिखी है। पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि कोई ट्रैवलॉग पढ़ रहे हो। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, सैल्वेज एथनोग्राफी को भी बंद कर दिया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या किया कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने एंथ्रोपोलॉजी को एक वर्क ऑफ आर्ट बना के रख दिया कि आपके पास बिल्कुल नॉवेल्स जैसी आप किताबें लिखोगे, बिल्कुल नॉवेल्स जैसी अपनी एथनोग्राफी लिखोगे। आपको जो है वो अगर इंटरप्रिटेशन करना है तो वो बहुत इंट्यूटिव होगा। इंट्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है तो अलग पैराग्राफ के अंदर अकॉर्डिंग टू मी और आई ड्राइव आउट ऑफ दिस करके जो है वो अलग से जो है वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ अपना इंटरप्रिटेशन, जो भी इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन है वो करना होगा। और इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन भी कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग एंड टॉकिंग। टॉकिंग और लिसनिंग के ऊपर आप इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, देन उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफीज। सो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल एथनोग्राफी के अंदर जो है वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है वो आपके पास एम्फसाइज किया जाता है। पोस्ट मॉडर्न के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। ट्रेडिशनल के अंदर जो है वो आपके पास एथनोग्राफिक प्रेजेंट को जो है वो ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि सिंक्रोनिक एनालिसिस जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सैल्वेज के अंदर भी, इंटरप्रेटिव के अंदर भी। और आपके पास पोस्ट मॉडर्न के अंदर जो है वो प्रेजेंट को जो है वो अनरियलिस्टिक माना जाता है। द ट्रेडिशन, इसके अंदर हॉलिस्टिक स्टडी को जो है वो एडवोकेट किया जाता है। पोस्ट मॉडर्न के अंदर एक्सक्लूसिव स्टडीज़ को जो है वो आपके पास जो है वो एडवोकेट किया जाता है कि आप जो है रादर देन गोइंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आप हर एक चीज़ के लिए जाओ। आप रिलीजन भी पढ़ो, किनशिप भी पढ़ो, इकोनॉमी भी पढ़ो, पॉलिटिक्स भी पढ़ो, मिथ भी पढ़ो। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बजाय, उनका इंटरप्रिटेशन निकालने के बजाय, एक थ्योरी बनाने की बजाय, यू शुड बी एक्सक्लूसिव। आप एक चीज़ को पकड़ो, पॉलिटिक्स को पकड़ लो और पॉलिटिक्स के हर एक एस्पेक्ट को डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करो। हर एक एस्पेक्ट का अलग अलग लोगों से आप जो है वो इंटरव्यू लो। अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लेने के बाद जो है जो आपके पास नरेशंस निकल के आती हैं उनको डिस्क्रिप्टिवली जो है वो आपको लिखना है। इफ़ यू वांट टू इंटरप्रेट एनीथिंग देन द इंटरप्रिटेशन इट शुड बी इंट्यूटिव इन नेचर। ठीक है, कि अलग से जो है वो आप अपना इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, दिस इज हाउ द पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफीज दे वर्क। फिर उसके बाद द टास्क ऑफ द एथनोग्राफर इट इज़ टू हैव द ग्रैस्प ऑन द नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। वो हम वहाँ पे नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल के अंदर। यहाँ पे जो है वो हम नेटिव्स को वॉइस देने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशेल फुको कहते हैं कि आपके पास एक एथनोग्राफर, आपके पास जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर जो है वो एथनोग्राफी करने के लिए जाता है। वो एथनोग्राफर ट्रेडिशनल सोसाइटी को परेशान करता है, वहाँ पे जाके जो है वो उनसे उनके इंटरव्यूज़ लेता है और फिर जो है वो अपनी थ्योरी बनाता है और अपनी ही थ्योरी को जो है वो पॉपुलराइज कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है एक एथनोग्राफर ने क्या किया कि नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो समझने की कोशिश की, लेकिन वॉइस किसको दिया? वॉइस उसने अपने आप को दी। पॉपुलैरिटी किसको मिली? मलिनोव्स्की को मिली, उसके अपने आप को मिली। जिसने किताब लिखी उसने अपने आप को पॉपुलैरिटी दे दी, वो अपने आप को हीरो बना गया। बट वॉइस किसको मिलनी चाहिए थी? वॉइस जो आपके पास डॉन ट्रॉडन है, जो आपके पास पिछड़े हुए लोग हैं, उनको वॉइस मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन देना है, आपका कोई मतलब नहीं है थ्योरीज वगैरह के साथ। आप उन लोगों में जाइए, उन लोगों की तकलीफ़ को नोट कीजिए और उससे ऊपर जो है वो किताब छापिए। आपका काम है आपका काम है कि उन इंडिविजुअल्स के कल्चर को जो है वो वॉइस देना।
Then the ethnography promoted cross cultural understanding by recording the point of view of the people. और यहाँ पे दे प्रमोट द क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थ्रू द डायलॉग्स बिटवीन द नरेटिव्स। ठीक है, तो आपके पास नरेटिव्स के बीच के डायलॉग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और नरेटिव्स के डायलॉग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो एथनोग्राफी है वो की जाती है। द एथनोग्राफीज दे आर ट्रीटेड एज द वर्क ऑफ साइंस, हेयर दे आर ट्रीटेड एज द लिटरेरी क्रिएशंस। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हम लिटरेरी क्रिएशंस की तरह जिससे जो है वो एथनोग्राफीज को देखते हैं। देन द क्रिटिसिज्म। ठीक है, रॉय डेंड्रे ने इसको क्रिटिसाइज किया है दैट दे आर प्योरली सब्जेक्टिव। प्योरली सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपने कुछ करना नहीं है, थ्योरी नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, आपने एक नॉवल लिख दी। अब नॉवल को मैं अलग से इंटरप्रेट करूँगा, उसको उसके मीनिंग जो है वो मुझे जो है वो अलग दिखाई देंगे, सामने वाले को जो है वो अलग दिखाई देंगे, किसी तीसरे को जो है वो अलग दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको लिखने का मतलब ही क्या हुआ? अगर आपने कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं निकालना था, अगर आपने कोई कंक्लूजन ही नहीं निकालना था, तो लिखा क्यों? ठीक है, तो रॉय डेंड्रे जो है वही जो है वो आर्गूमेंट पेश करते हैं दैट इट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव एंड विदाउट कंक्लूजन है ही नहीं, कोई थ्योरी है ही नहीं। ठीक है, आपके पास जो है वो पैट्रिशिया एम ग्रीनफील्ड वो कहती हैं कि आपके पास पोस्ट मॉडर्निज्म कंप्लीट लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स टेंडेंसी टू पुश द प्योर political agendas make it virtually useless in any in scientific investigation. There is pure lack of objectivity, क्योंकि हमने कहा कि इंटरप्रिटेशन निकालना ही नहीं है. You should be purely subjective. जब प्योरली सब्जेक्टिव हो गए आप, तो जब किताब किसी पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर जाएगी, वो किताब को अपनी तरह से इंटरप्रेट करने में देरी नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो वो जो है वो काम को अपने हिसाब से जो है वो इंटरप्रेट कर देंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे काम हैं आपके पास जो मिशे फुको के, जो कि आपके पास जो है सोवियत कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने या फिर सोशोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से जो है अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को पुश करने के लिए जो है वो यूज़ किए हुए हैं. ठीक है, वैसी बहुत सारी बातें जो है वो निकल के सामने आती हैं जो कि मिशे फुको ने कभी कही ही नहीं थी, लेकिन उनको जो है वो पॉपुलराइज कर दिया गया. ठीक है, क्योंकि काम के अंदर जो है वो सब्जेक्टिविटी नहीं थी, काम के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी. ठीक है, तो अगर ऐसे काम आप लिखोगे तो इसके अंदर जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद रोजनो कहती हैं दैट द पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज़ मायर्ड विद द कॉन्ट्राडिक्शंस. और वो एक ऐसी थ्योरी है जो कि कहती है कि कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इट इज़ मायर्ड विद कॉन्ट्राडिक्शंस, कि एक इंसान अपने ही किसी दूसरे इंसान को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. एक पोस्ट मॉडर्निस्ट अपना कोई काम लिखता है, दूसरा कह देता है कि इसको डीकंस्ट्रक्ट कर दो, इसको खारिज कर दो, इसको ख़त्म कर दो. ठीक है, तो आप किसी भी थ्योरी को जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसी थ्योरी है जो कि कहती है कि थ्योरी होनी नहीं चाहिए. ठीक है, देन आपके पास जो है वो न्यू एवोल्यूशनिस्ट मार्शल सालेन जो है वो आपके पास जो है कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट का जो एक प्री ऑक्यूपेशन है पावर के अंदर, इट इज़ इनक्योरेबल फंक्शनलिज्म. ठीक है, मिशे फुको क्या कहते हैं कि आपको पावर को स्टडी करना है. पावर हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है. अब यहाँ पे फंक्शनलिज्म के अंदर क्या था? फंक्शनलिज्म के अंदर हम कहते थे आपको जो है वो नीड को स्टडी करना है. जो नीड है वो हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है. नीड जो है वो हर एक चीज़ को डिटरमाइन कर रही है. यहाँ पे मिशे फुको क्या कह रहे हैं? पावर हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो आपका जो एक फंक्शनलिज्म है, आपने फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया और ख़ुद भी फंक्शनलिज्म के अंदर घुस गए. ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो है वो मार्शल सालेन जो है वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट दे आर सो मच प्री ऑक्युपाइड विद द पावर लेबल्स दैट द पोस्ट मॉडर्निज्म इटसेल्फ इट हैज़ बिकम एन इनक्योरेबल फंक्शनलिज्म.
कि उन्होंने पावर को इतना सेंटर के अंदर वो ले आए हैं कि उनके सारे काम जो है वो पावर के इर्द गिर्द जो है, वो पावर लेबल्स के इर्द गिर्द जो है वो घूमने लगते हैं. देन सपीरो और स्पीरो, he argues that if anthropology turns away from the scientific method, then the anthropology will become the study of the meanings. तो मीनिंग्स का आप स्टडी करने बैठ जाओगे, लेकिन आप कॉजेज को जो है वो स्टडी नहीं कर सकते. एंथ्रोपोलॉजी का काम मेजर है कॉज को स्टडी करना, कि आप ऐसे क्यों है. अगर आप सिर्फ मीनिंग्स को स्टडी करने बैठ गए तो कॉजेज वाला जो एक डायमेंशन है वो आपका पीछे रह जाएगा. तो आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी है वो डिसिप्लिन ऑफ साइंस जो है वो बिल्कुल एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस तो वो अपने आप को सीज कर जाएगी, ख़त्म कर जाएगी. देन आपके पास अकम्पलिशमेंट्स, द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एथनोग्राफीज, जो ऑलरेडी हमने इंटरप्रिटेशंस करके रखे थे, हमने विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म हमने जो है वो उनको क्वेश्चन किया है, वेदर दे आर राइट और नॉट. और उनका जो है वो री एग्जामिनेशन हुआ है, उनका जो कल्चरल एनालिसिस था उनको क्वेश्चन किया गया है, उनका री एग्जामिनेशन हुआ है. तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर जितनी आपके पास खामियां थी उनको दूर करने की जो है वो कोशिश की गई है, जितनी आपके पास जो है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस थी उनको सही करने की जो है वो कोशिश की गई है. ठीक है. देन द पोस्ट मॉडर्निज्म, इट हैव इनिशिएटेड uncovering and criticizing the epistemological and the ideological motivations of the social scientist. तो जो आपके पास पॉलिटिकल मोटिवेटेड सोशल साइंटिस्ट हैं उनको जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो है वो पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है. फिर उसके बाद पोलीवोकैलिटी ने जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज की है सोशल साइंसेस के अंदर.